सोचने से पहले थोड़ा सुनते हैं। I'd like to invite Professor Richa Nagar, a scholar, a creative writer, a translator spanning cultural work in English and Hindustani, an educator who loves to agitate, stabilize ways of knowing and telling via collective creativity, a theatre worker and professor in the College of Liberal Arts at the University of Minnesota. आज वो गज़ा से दो अनोखी आवाज़ ट्रांसलेशन में हमारे कानों तक ला रही हैं. Joining her would be Professor Purvanand Jha, who will widen our understanding of conflict in consciousness. I request Professor Richa Nagar and Professor Purvanand Jha to kindly take over the dais. पहले तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया. और किसी को मेरे हिंदुस्तानी में बोलने से कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि जो मैं आपके साथ साझा करूँगी वो हिंदुस्तानी में होगा. एवरीबडी इज़ ओके विद दैट. ये क्या तो मरवान मखूल इज़ अ पोएट फ्रॉम वेस्ट बैंड, कॉफी किसी को दे एंड इन दीजिए. अक्टूबर मुझे he लेमन wrote a टी poem कांच वाले called ग्लास में. न्यू गज़ा. और उनका ये मन था कि ये उनकी कविता नया गज़ा अगर दुनिया की सारी ज़बानों में पहुंच जाए तो किसी तरह से जंग रुक जाएगी. तो मुझसे इसका तर्जुमा करने को कहा गया था. तो पहले मैं आपको मरवान मखूल की नया गज़ा का तर्जुमा पेश करती हूँ. और हाँ, मैं यहाँ ये भी कहना चाहती हूँ कि जो ट्रांसलेशन का पहला वर्जन था उस पे भाष्वती ने मुझे कुछ सुझाव भी दिए थे. अब वक्त नहीं है, अपनी माँ की कोख में और मत सुस्ताओ, मेरे बच्चे जल्दी आओ. इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारे लिए बेकरार हूँ, बल्कि इसलिए कि जंग दहाड़ रही है. डर है कि जैसा मैंने चाहा था तुम्हारे लिए वैसा नहीं पाओगे अपना वतन. तुम्हारा वतन सिर्फ मिट्टी नहीं है, ना ही है सागर जो हमारी किस्मत को भांप कर चल बसा हो. हमारा वतन तुम्हारी कौम है, आओ इसे जान लो. इससे पहले कि बम सब क्षत विक्षत कर दें और मुझे इकट्ठे करने पड़े अवशेष, तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि जो गुजर गए वे खूबसूरत और बेगुनाह थे. तुम्हारी ही तरह उनके भी बच्चे थे जिन्हें रिहाई बख्शी उन्होंने मुर्दों के सर्दखानों से, हर हमले में यतीम बनकर जिंदगी की डोर पर थिरकने को. तुमने देर की तो शायद यकीन न करो मुझ पर, मान बैठो तुम कि ये धरती है बिन कौम की, और ये कि हम सच में यहाँ कभी थे ही नहीं. 2 बार हम निर्वासित हुए, फिर किया विद्रोह अपने मुकद्दर के खिलाफ. पूरे 75 बरस जब एक बार किस्मत बिगड़ी और उम्मीद झुलसती गई. मुझे मालूम है बोझ भयंकर है, नाकाबिले बर्दाश्त. मुझे माफ़ करना, प्रसव में कराहती हिरनी की तरह मुझे डर है उन लकड़बग्घों का जो तुमको झपटने की घात में गड्ढे के पीछे बैठे हैं. फौरन आ जाओ और भागो जितनी दूर तक भाग सको, ताकि पश्चाताप मुझे भस्म न कर दे. कल रात हताशा ने मुझे निचोड़ दिया. मैंने कहा चुप रहो, इसका उससे क्या लेना देना. मेरी नन्ही जान, नरम बयार का झोंका, इस बवंडर से उसका क्या वास्ता. लेकिन आज एक मजबूरी ने लौटाया ताज़ा खबर के साथ. गज़ा के बैप्टिस्ट हॉस्पिटल पर उन्होंने बम गिरा दिया. 500 मृतकों में एक बच्चा भी था जिसने अपने भाई को पुकारा, अधकटे सर और खुली आंखों के साथ. मेरे भाई, मुझे देख रहे हो तुम? भाई ने उसे नहीं देखा. ठीक इस बोराई दुनिया की तरह जो 2 पल इस संहार की भत्सना करके सो गई, ताकि भुला सके उसे और उसके भाई को. अब क्या कहूँ तुमसे,
मुसीबत और तबाही बहने हैं। भूखी चिंगाड़ती दोनों वार करती हैं मुझ पर तब तक जब तक मेरे थरथराते होठों से टपक नहीं जाता लाश का हर संभव पर्यायवाची। जंग के दौर में किसी कवि के भरोसे मत रहना। वो कछुए सरीखा चलता है, बस नाकाम होड़ करता है खरगोश की मानंद दौड़ते कत्लेआम से। कछुआ रेंगता है जबकि खरगोश एक जुर्म से दूसरे जुर्म पर छलांग लगाता है। ऑर्थोडॉक्स चर्च तक जिस पर बम बरसे हैं ईश्वर की आंखों के सामने, जो अभी ही तो पहुंचा है उस धूमिल मस्जिद से जिसे उन्होंने निशाना बनाया मसीहे के गर्भगृह में। कहाँ है हमारा रक्षक जब आसमां पे खुदा दरअसल हवाई जहाज है तन्हा। कोई साथी नहीं उसका सिवाय वो जो आया है हम पर बम बरसाने। हालांकि उसका असली मकसद है हमारा ध्वंस। मेरे बच्चे, सलीब पर अब काफी जगह है सारे पैगंबरों के लिए। ईश्वर सर्वज्ञ है, लेकिन तुम और तुम्हारे जैसे अजन्मे बच्चे अभी इस बात से अनजान हैं। तो कल जब सविता ने अपनी बातचीत की तो आपने कहा था कि चाहे जैसा कत्लेआम हो कभी नहीं मरेगा, कविता नहीं मरेगी। और आपने रिफात अल-हरीर को भी याद किया था। तो जब उनको मारा गया रिफात अल-हरीर को, तो एक ही दिन में तो मैं उसके बारे में बाद में जिक्र करती हूँ। एजिटेट का जिक्र किया था। इसने एजिटेट एक समझ लीजिए एक कम्युनिटी है, एक परिवार है जिसमें लोग आजकल एक मॉर्निंग के लिए, मातम मनाने के लिए, सॉलिडारिटी के लिए, अपना दुख जाहिर करने के लिए एक स्पेस की तरह उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ऑनलाइन ओपन एक्सेस मीडियम है। तो हमारी एक दोस्त हैं पोन्नी अरासू, श्रीलंका में रहती हैं और आजकल जर्मनी में हैं। उन्होंने 24 घंटे के अंदर ही मुझे कांटेक्ट किया और कहा कि मैं आंखें खोली, मैंने खबर सुनने से पहले तेलुगु में इसका ट्रांसलेशन सुनीता अच्युत से उनको मिला था। तो उसके बाद पोनी ने कहा कि क्या हम लोग एजिटेट की स्पेस पर इसको तमाम ज़बानों में हम इनकी कविता इफ़ आई मस्ट डाई को हम ला सकते हैं। तो तब से अब तक तेलुगु, तमिल, हिंदी, उर्दू, कन्नड़ा, मलयालम, बांग्ला, गुजराती, सिन्हला, पंजाबी, मराठी, फ़ारसी, लिथुएनियन, कर्डिश, बर्मीज़ और पश्तो और सिंधी में लोगों ने हमको इसका तर्जुमा करके भेजा है। तो मैं जो पोनी ने जो इंट्रोडक्शन लिखा था इस पूरे सबको लाने का साथ, उसमें से मैं कुछ I'll just share a couple of sentences from that because it was Poni's initiative। और फिर मैं If I Must Die का हिंदी में जो तर्जुमा वो सुनाती हूँ। This is Poni saying, Rifat Al-Hariri brought Palestinian Gazan realities to the world by writing in and translating into English. So it is only fitting that we remember and honor the person who enabled Gaza to speak back to all of us in English through acts of translation, so that his words might reach our peoples across many tongues. So this is a coming together of translators across the world who chose to engage in this act of collective love and solidarity. गर मुझे मरना पड़े, गर मुझे मरना पड़े तुम्हें जीना होगा, मेरी कहानी सुनाने के लिए, मेरा असबाब बेचकर कपड़े का एक टुकड़ा खरीदने के लिए, साथ ही थोड़ी डोर भी जो सफ़ेद हो लंबी पूंछ वाली, ताकि गज़ा में कोई बच्चा कहीं आसमां की आंख से आंख मिलाकर राह देखता हो अपने अब्बा की, जो शोला सा रुखसत हुआ हो
और अलविदा भी न कह सका हो किसी को, ना ही अपने खून को, यहाँ तक कि खुद को भी नहीं। जब वो देखे तुम्हारे हाथों से बनी मेरी पतंग, दूर गहरे आसमान में ऊपर उड़ती बुलंद, उसे पल भर को लगे मानो कोई फरिश्ता है मोहब्बतें वापस लाता। गर मुझे मरना पड़े तो मेरी मौत उम्मीद बनकर आए, एक दास्तान बन जाए। मुझे खड़े होकर बोलना पड़ेगा। हाँ, प्लीज डू दैट। There is a blue car outside. Somebody does it belong to someone sitting here? There is a blue car. हाँ हाँ, इसलिए कि कुछ चेहरे नहीं दिख रहे हैं यहाँ से। हाँ अच्छा, तो इसलिए वो मैंने सोचा What's बिना उसके तुम्हारी वजह से मुझे 2, 3, नहीं 4, नहीं 1. नहीं नहीं, Okay. अब बिना जगह देखे बोलना। हाँ हाँ बहुत शुक्रिया रिचा इन कविताओं का तर्जुमा सुनाने के लिए। और तर्जुमा या अनुवाद एक तरह का रिश्ता बनाने की कोशिश है। और मुझे मेरी आवाज़ जा रही है पीछे तक? हाँ अब आ रही है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि नहीं आती तो बेहतर था, लेकिन खैर। तो मैं हमेशा तर्जुमे के बारे में सोचता हूँ। आपको आवाज़ नहीं आ रही है? अब आ रही है? हाँ ठीक। ऑर्गेनाइजर्स की बड़ी मुश्किल होती है। जिसको बुलाया वो आ गया कि नहीं, आ गया तो उसकी आवाज़ वो फिर जगह जहाँ बुलाना था वहाँ आ गया कि नहीं, फिर उसकी आवाज़ आ रही है कि नहीं, तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं ये कह रहा था कि तर्जुमा करते वक्त या सुनते वक्त, पढ़ते वक्त हमेशा ये एहसास होता है कि आप एक रिश्ता बनाने की जो जद्दोजहद है उससे गुज़र रहे हैं। यहाँ रामास्वामी बैठे हुए हैं जो तर्जुमा ही करते रहे हैं लंबे वक्त से, और उसमें जो जद्दोजहद होती है, अपनी कमी का एहसास होता है। आप जिस ज़ुबान से रिश्ता बना रहे हैं वो आपकी पहली ज़ुबान नहीं है, लेकिन उसमें कुछ है जिसको आप अपनी भाषा में कहना चाहते हैं। और एक मुश्किल ये भी होती है कि आप उस ज़ुबान से सीधे तर्जुमा ना कर पाएँ जिससे आप करना चाहते हैं। जैसे रफ़त की कविता है, बहुत सारे फ़िलिस्तीनी कवि जो अरबी में लिखते हैं, बहुत सारे हैं जो अंग्रेज़ी में भी लिखते हैं सीधे, लेकिन अरबी में लिखते हैं। और आप यहाँ बैठे चाहते हैं कि वह आवाज़ हिंदुस्तानी में, हिंदी में, उर्दू में या तेलुगु, तमिल, मलयालम, बांग्ला में सुनाई पड़े। तो अपनी इस कमी को जानते हुए भी कि आप अरबी नहीं जानते हैं, आप अरबी की ध्वनियों को नहीं जानते हैं, आप शायद उनकी बहुत सारी बारीकियां आपसे छूट जाएं, फिर भी आप कोशिश करते हैं कि ये आवाज़ पहुँचे। और इसलिए तर्जुमा मुझे हमेशा एक is an act which makes you very modest. You realize your inadequacy and you don't want to hide it. If you are a sincere translator, you don't want to hide your inadequacy. आप अपनी वो कमी बताते हैं, लेकिन उसमें आपकी इच्छा मिली हुई है कि मैं ये रिश्ता बनाना चाहता हूँ। तो मैं शुरू करना चाहता हूँ रफ़त की एक दूसरी कविता से, जो उनके मारे जाने के 2 दिन बाद जिसका अनुवाद हमने किया, और वह एक फ़िलिस्तीनी कविताओं का संकलन तैयार करने के क्रम में जो हम अपनी तरफ से, यानी
हिंदी में काम करने वालों की तरफ से, जो कवि हैं, लेखक हैं, और फिलिस्तीनियों के लिए एकजुटता जाहिर करने का एक एक्ट। और ये कविता है, दो कदम एक दो, आईने में देखो, वह वहशत मेरे गाल की हड्डी पर तुम्हारे M16 का कुंदा, वह पीला धब्बा जो उसने छोड़ा, वह गोली के आकार का निशान फैलता हुआ स्वस्तिक की तरह सरपीली लकीर बनाता मेरे चेहरे पर। दिल का दर्द बहता हुआ मेरी आंखों से, टपकता हुआ मेरे नथुनों से, छेदता हुआ मेरे कानों को, डुबाता हुआ इस जगह को, जैसे इसने तुम्हारे साथ किया था 70 साल या उससे कुछ पहले। मैं सिर्फ तुम हूं, तुम्हारा अतीत सताता हुआ तुम्हारे वर्तमान को और तुम्हारे भविष्य को। मैं कोशिश करता हूं जैसे तुमने की थी, मैं लड़ता हूं जैसे तुम लड़े थे, मैं प्रतिरोध करता हूं जैसे तुमने किया था, और एक लम्हे के लिए मैं तुम्हारे जीवट को अपना मॉडल मानता हूं। क्या तुमने बंदूक की नली को नहीं पकड़ रखा था मेरी रक्ताक्त आंखों के बीच? 1 2, वही बंदूक, वही गोली जिसने मारा था तुम्हारी मां को, जिसने मारा था तुम्हारे पिता को, इस्तेमाल की जा रही है मेरे खिलाफ तुम्हारे द्वारा। पहचानो इस गोली को और इस बंदूक को। इसे जब सूंघते हो, इसमें खून है मेरा और तुम्हारा, इसमें मेरा वर्तमान है, इसमें तुम्हारा अतीत है, इसमें मेरा वर्तमान है, इसमें तुम्हारा भविष्य है। यही वजह है कि हम जुड़वा हैं। वही जिंदगी की राह, वही हथियार, वही पीड़ा, वही चेहरे का अंदाज, हत्यारे के चेहरे पर खींचा हुआ हर चीज वही, सिर्फ कि तुम्हारे मामले में जो सताया गया था वह विकसित हुआ है पीछे की तरफ, एक सताने वाले के रूप में। मैं कहता हूं तुम्हें, मैं तुम हूं, सिर्फ यह कि मैं नहीं हूं आज का तुम। मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं कि तुम बंद करो घृणा करना मुझसे और मारना मुझे। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम्हारी मशीन गन का शोर तुम्हें बहरा बना देता है, बारूद की गंध दबा देती है मेरी खून की महक को, चिंगारियां मेरे चेहरे के अंदाज को बिगाड़ देती हैं। क्या तुम बंद करोगे गोली चलाना एक क्षण के लिए? तुम करोगे ऐसा? तुम्हें बस इतना करना है कि आंखें बंद करो। देखना इन दिनों आंखों को अंधा कर देता है। आंखें बंद करो कस कर, जिससे तुम देख सको अपने मन की आंखों में। फिर शीशे में देखो। 1 2, मैं तुम हूं, मैं तुम्हारा अतीत हूं। मुझे मार कर तुम अपने को मारते हो। और रफत मारे गए उसी के द्वारा जिसको उन्होंने कहा था कि मैं तुम हूं और तुम मुझे मारना बंद करो। और महमूद दरवेश की बहुत सारी कविताओं को पढ़ते वक्त ये अपील जो महमूद दरवेश करते हैं इजराइलियों से कि महमूद दरवेश की एक कविता है कि मैं अपना दायां पांव हिलाता हूं, वो अपना बायां पांव हिलाता है। जैसे शीशे में आप अपना अक्स देख रहे हैं। और महमूद दरवेश पर इसके चलते हमला भी हुआ, उनकी बहुत आलोचना भी हुई, या कहा गया कि वो नरम पड़ गए हैं और इजराइलियों के प्रति उनका रुख बदल गया है। तो उन पर हमला ज़ायनवादियों ने भी किया, ज़ायनिस्ट ने, और उन पर हमला उनके अपने लोगों ने किया, यह सोच कर कि शायद वे अब जो उनका अपना कॉज है उसको लेकर उतने कमिटेड नहीं रह गए, क्योंकि वो अमन की बात कर रहे हैं। और यह एक कन्फ्लिक्ट है, एक जो एक शायर के मन में चलती रहती है और जिससे वह जूझता है। वह
फिर जिस तरह महमूद दरवेश कहते हैं या फ़िलिस्तीन के बहुत सारे कवि कहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ को सिर्फ नारे में नहीं बदल देना चाहता, मैं इंसानी आवाज़ को ज़िंदा रखना चाहता हूँ। और इंसानी आवाज़ सिर्फ नारे की आवाज़ नहीं, बहुत तरह की आवाज़ें हैं, और शायर का एक काम है उन सारी आवाज़ों को, उस सारे अंदाज को ज़िंदा रखना, उसको ख़त्म नहीं होने देना। जो हिंसा, तशद्दुद, जंग करती है कि वह आपकी सारी आवाज़ों को डुबा देती है। तो यह तो खैर शायर की, कवि की एक लड़ाई है अपने आप से और अपने लोगों से, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि मैंने आपको ये विषय भी दे दिया है और आपको अभी सिर्फ इस विषय पर लिखना है, और लोग फिर आपसे ये मांग करते हैं कि आप इस विषय पर इसी तरह लिखेंगे, और शायर फिर उनसे लड़ता है, अपने लोगों से लड़ता है। और यह लड़ाई बहुत दिलचस्प होती है। उसमें कई बार शायर खेत रहता है कि उसकी यह नियति है, उसका फेट है। लेकिन अभी हम कन्फ्लिक्ट पर बात कर रहे हैं और मैं उसके लिए हिंदी शब्द की तलाश कर रहा था। कन्फ्लिक्ट के लिए हम कौन सा हिंदी शब्द इस्तेमाल करेंगे, कौन सा हिंदुस्तानी लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कन्फ्लिक्ट के लिए? द्वंद्व, लेकिन द्वंद्व में वह चीज़ नहीं है जो कन्फ्लिक्ट में है, लेकिन उसको बहुत करीब पड़ती है। द्वंद्व में कन्फ्लिक्ट कहते ही आप उसके बहुत सारे मायने सोच सकते हैं, लेकिन अभी हम जिस अर्थ में कन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं उसमें वह लाजमी तौर पर हिंसा से जुड़ी हुई है, और वह हिंसा भी कई तरह की हो सकती है। इसलिए कन्फ्लिक्ट पर बात करते समय एक जो सहूलियत का रास्ता निकाला जा सकता है, वो रास्ता ये है कि हम सारी कन्फ्लिक्ट्स की बात एक साथ करने लगे, है ना। और सारे कन्फ्लिक्ट की बात करते समय हम हर तरह के वायलेंस की बात एक साथ करने लगे। और इसलिए मैं सिर्फ कोशिश करूंगा उस मुश्किल की तरफ इशारा करने की, और फिर मैं चाहूँगा कि आप भी उस बातचीत में शामिल हों अगर वक्त हो, जो कन्फ्लिक्ट पर बात करने की मुश्किल है। मुझे याद है कि राजस्थान में राजसमंद में एक घटना हुई, आपको भी याद होगा, आप में से ज़्यादातर लोगों को। बंगाल से आए हुए एक मजदूर को काट काट के मार डाला गया। उसका नाम अफराजुल था। उसे काट काट के मारा ही नहीं गया था, बल्कि जिसने मारा था उसके 14 साल के भतीजे या भांजे ने बहुत ही स्थिर हाथ से, जैसे कोई एक प्रोफेशनल, हालांकि अब हम सब लोगों को इसकी आदत हो गई है, स्थिर हाथ से उसको रिकॉर्ड किया था। और अभी तक मुझे वो वीडियो याद है जिसमें वो फ्रेम बिल्कुल स्थिर था, जैसे एक प्रोफेशनल रिकॉर्डर उसको रिकॉर्ड कर रहा है। और मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि वो जब रिकॉर्ड कर रहा था और अफराजुल को काटा जा रहा था, उसका हाथ एक बार भी नहीं कांपा। वो 14 साल 15 साल का बच्चा था। उसके लिए उस हिंसा के प्रति कितनी निर्लिप्तता चाहिए, या स्वयं उसमें कितना वह शामिल था अपने मामा या चाचा के साथ। तो उस हत्या के बाद राजसमंद में एक सभा आयोजित की गई, जो राजस्थान के हमारे दोस्तों ने आयोजित की थी। उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें हम बातचीत कर रहे थे, और एक साहब ने कहा कि देखिए, मुश्किल यह है कि अब लोग नशा बहुत करने लगे हैं, और नशा के चलते हिंसा बहुत होने लगी है। और उनकी बात बिल्कुल ठीक थी अपने आप में। नशा एक समस्या है जो हर जगह है, और राजस्थान में भी होगी। लेकिन हम अफराजुल के कत्ल के बाद वहाँ आए थे, और उसमें उस कत्ल की एक वजह ये बतलाई जा रही थी कि नशे के चलते हिंसा। और फिर हमारे एक दूसरे दोस्त जिन्होंने वह सभा आयोजित की थी, वे खड़े हुए और उन्होंने कहा इस समाज में हिंसा बहुत बढ़ गई है, जैसे औरतों पर भी हिंसा होती है। और उन्होंने
एक उदाहरण दिया कि किस तरह अभी 3 दिन पहले कहाँ एक औरत को मार डाला गया था, और हम लोग बिल्कुल उलझ गए, और कि हम दरअसल हम इससे कैसे निपटें। यह जो किया गया कि एक ने कहा कि हिंसा का कारण नशा है, जो कि अपने आप में सही बात है, और दूसरे जिन्होंने कहा कि हिंसा हमारा स्वभाव, समाज का स्वभाव हिंसक हो गया है, क्योंकि देखिए औरत के साथ हिंसा हुई। और फिर जब हम उस सभा से निकले तो रास्ते में उनसे हमारी बहस हुई। हमने कहा कि आपने अफराजुल के साथ जो हुआ, जो हिंसा की गई, उस हिंसा को आपने एक तरह से इक्वेट कर दिया जो रोजाना के हमारे स्ट्रक्चरल वायलेंस है, और उसका जो असाधारणपन था, गैर मामूलीपन अफराजुल के कत्ल का, उसको आपने बिल्कुल ही गायब कर दिया। और उनकी वजह थी, उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया कि इस पर अलग से बात करना कितना मुश्किल है। तो अगर आप इस हत्या पर बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक रास्ता बनाना पड़ेगा, और वो रास्ता ये है कि हम इस हिंसा की बात करें, जो हिंसा हम घरों में देखते हैं और उनको पहचानते हैं, और शायद तब उससे एक रास्ता बनेगा कि हम इस पर भी बात कर सकें। तो उनके मन में जो उलझन थी, और वो राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में काम करते हैं, तो हम दोनों की जगह में भी एक फर्क था। मैं दिल्ली से जा रहा था और मैं फिर दिल्ली लौट जाने वाला था, इसलिए मैं जो बोलता या हम लोग जो बोलते उसका मेरे कल के काम से कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन वे राजस्थान में ही काम करते थे, राजस्थान के हिंदुओं के साथ काम करते थे, और उनकी मुश्किल ये थी कि उनको उनके साथ काम करते रहना था। तो अब यह जो राजसमंद से जयपुर तक हम या रेलवे स्टेशन तक हम गए, उसमें हम सब खुद इससे जूझ रहे थे कि क्या उन्होंने नैतिक रूप से ठीक किया, was that morally right to do that? Was it a strategic decision? एक strategic decision था जिसमें हम उनकी मंशा जानते हैं कि वे उस हत्या को कम करके नहीं देख रहे हैं, लेकिन वे एक स्ट्रेटजी निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो सोशल कॉन्शियसनेस है, समाज का जो मन है, वह इस हिंसा पर अभी इस तरह से बात करने को तैयार होगा कि नहीं होगा। ये कहना जरूरी मैं नहीं समझता हूँ कि उस सभा को करने के पहले कितना कुछ हुआ था, यानी आप सभा कर पाएंगे कि नहीं, उस पर बात कर पाएंगे कि नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। और आज सुबह मेरे एक दूसरे दोस्त का फ़ोन आया, जो पब्लिशर हैं, शायर हैं, ट्रांसलेटर हैं, फोटोग्राफर हैं, और उन्होंने एक एग्जीबिशन तैयार किया ऑश्विट्ज़ में, जो उन्होंने फोटोग्राफी की थी। लंबे वक्त से वो एग्जीबिशन तैयार कर रहे थे, और वो तय हुआ कि वह जर्मनी का जो मैक्स मूलर भवन है वहाँ एग्जिबिट किया जाएगा। लेकिन उनको फ़ोन आया 3 रोज़ पहले कि जो वहाँ की प्रमुख थी, उन्होंने कहा कि अभी के जो हालात हैं, उन हालात में हम इसे अभी नहीं करना चाहेंगे। ये ऑश्विट्ज़ पर था। लेकिन फिर उनकी 3-4 दोस्तों से बातचीत हो रही थी। अब मैं ये सारी जो हमारी निजी बातचीत है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ बिना नाम लिए। और तो उनको एक मशवरा ये मिला कि आप ऑश्विट्ज़ पर अभी करेंगे, लेकिन इसके मानी बिल्कुल अलग निकलेंगे। और फौरन उनको समझ में आया कि इसके मानी क्या निकलेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ऑश्विट्ज़ के बाद एक दूसरा हॉलोकॉस्ट 7 अक्टूबर को किया गया। तो क्या इस वक्त हम ऑश्विट्ज़ की बात करेंगे तो 7 अक्टूबर की उस व्याख्या को हम बल दे रहे होंगे? लेकिन एक दूसरा विकल्प यह था कि ऑश्विट्ज़ पर के एग्जीबिशन के साथ क्या आप गाजा की तस्वीरें भी दिखा सकते हैं? ये एक दूसरी जद्दोजहद कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं? और फिर
ऐसा करना क्या एंटी सेमेटिक होगा? यानी क्या हॉलोकॉस्ट, जो ऑशविट्स हॉलोकॉस्ट का हिस्सा है, क्या आप हॉलोकॉस्ट की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस थी, है ना, जिसको कहा जाता है कि इट्स एन इवेंट आउटसाइड हिस्ट्री, यू कैन नॉट ट्रीट हॉलोकॉस्ट एज एनी अदर वायलेंस, एक्ट ऑफ वायलेंस। तो आप इसलिए इस चीज को लेकर इतना प्रतिरोध होता है जब आप किसी भी मास वायलेंस को हॉलोकॉस्ट कहते हैं, तो हमेशा ये कहा जाता है कि आप हॉलोकॉस्ट शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि हॉलोकॉस्ट हिंसा को जिस तरह भी समझा जा सकता है उससे बिल्कुल परे की हिंसा है, हिस्ट्री के बाहर है। आप उसको बाकी हिंसा से उसकी तुलना नहीं कर सकते। और ऐसा अगर आप करते हैं तो जो हॉलोकॉस्ट के शिकार हुए थे आप उनका अपमान कर रहे हैं, उनको इंसल्ट कर रहे हैं। तो क्या गजा में जो हो रहा है उसको हम सामने रख सकते हैं और कह सकते हैं जो रफत कह रहे हैं कि मेरे कानों को छेदता हुआ, मेरे नथनों से बहता हुआ, मेरी आंखों से निकलता हुआ ये वही खून है जो 70 साल पहले तुम्हारा निकला। क्या एक फिलिस्तीनी को यह कहने की इजाजत है? और क्या इसको सुनने को यहूदी कान तैयार है? अगर हम बहुत सिंप्लीफाई करते हैं उसको, मैं ज़ायनिस्ट नहीं कह रहा हूँ, मैं सीधे यहूदी कान कह रहा हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप कुछ बोले तो गैर यहूदी विरोधी है, एंटीसेमिटिक है। क्या वो ऐसा सुनने के लिए तैयार है? इजराइल में बहुत सारे लोग खुद ही ऐसा कह रहे हैं, वो चाहे गिडियन लेवी हो या आमिरा खास हो या इलान पैपे हो या बहुत सारे इजरायली इतिहासकार और पूर्व सैनिक ये कह रहे हैं कि दरअसल हम फिलिस्तीनियों के साथ वही कर रहे हैं जो हमारे साथ किया गया। और एक दूसरे जो मनोवैज्ञानिक हैं, गैबोर माटे, अगर उनका मुझे नाम ठीक से याद है, तो उन्होंने कहा कि हॉलोकॉस्ट के बाद जो एक शब्द इस्तेमाल किया गया था, फिर कभी नहीं, नेवर अगेन। सो नेवर अगेन वाज नॉट अ ट्राइबल कॉल। नेवर अगेन सिर्फ इसलिए नहीं था कि इट शुड नॉट हैपन फॉर ए ट्राइब, इट वाज ए यूनिवर्सल। तो अगर आप नेवर अगेन कह रहे हैं, यानी हॉलोकॉस्ट जैसी चीज दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए, तो दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए का मतलब यह है कि गाजा भी नहीं होना चाहिए या वेस्ट बैंक नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते हैं। नेवर अगेन को आप कोलोनाइज नहीं कर सकते। ज़ायनिस्ट नेवर अगेन को ये नहीं कह सकते कि ये मेरा नारा है और मैं सिर्फ लगा सकता हूं और इसका इस्तेमाल तुम नहीं कर सकते हो और ये तुम्हारे लिए नहीं है। अब और यह द्वंद्व या यह कन्फ्लिक्ट कि आप दरअसल इस हिंसा के बारे में कैसे बात करेंगे या किसी भी हिंसा के बारे में कैसे बात करेंगे, और जब आप हिंसा के बारे में बात कर रहे हो तो क्या उसकी तुलना करना आवश्यक है ना? 7 अक्टूबर की हिंसा, जब लोग कहते हैं 7 अक्टूबर तो ऐसा लगता है 7 अक्टूबर से इतिहास शुरू हुआ है। तो आप 6 अक्टूबर को लौटना चाहते हैं, जब 7 अक्टूबर नहीं हुआ था और 6 अक्टूबर के हालात। लेकिन 6 अक्टूबर को क्या था? 6 अक्टूबर को वेस्ट बैंक क्या था, और 6 अक्टूबर को गाजा क्या था, और जनवरी से लेकर अक्टूबर तक कितने फिलिस्तीनियों को इजरायलियों ने मार डाला था वेस्ट बैंक में और गाजा में खुद। इस बार सबसे ज्यादा हत्याएं हुई थी इस साल की, 200 से ज्यादा, बल्कि उससे भी ज्यादा, और वेस्ट बैंक में भी। तो 6 अक्टूबर, जो इजराइल के ही लोगों ने कहा कि 6 अक्टूबर इजराइल के लोगों के लिए एक ऐसा मुकाम है जहां वो पहुंचना चाहते हैं, लेकिन 6 अक्टूबर फिलिस्तीनी नहीं पहुंचना चाहते। 6 अक्टूबर उनके लिए 5 अक्टूबर था, 4 अक्टूबर था, 3 अक्टूबर था। तो क्यों इजराइल 6 अक्टूबर को पहुंचना चाहता है लेकिन फिलिस्तीनी 6 अक्टूबर के आगे जाना चाहते हैं, और वो दोनों पड़ोसी हैं। और इसी समय जब
इस हिंसा की बात चल रही थी और 7 अक्टूबर के हिंसा को पूरी दुनिया में प्रदर्शित किया जा रहा था, बल्कि अभी भी मुझे जगह जगह से ये बतलाया जाता है कि इजरायली दूतावास फ़ोन कर कर के कह रहा है प्रेस क्लब को, अलग अलग जगह और बाकी लोगों को कि हम आपके यहाँ एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं 7 अक्टूबर की तस्वीरों की, वीडियोस की। और वो 7 अक्टूबर की तस्वीरें आज 2 महीने बाद भी एग्रेसिवली उनको दिखलाया जा रहा है सबको, और उसके बाद उन पर प्रतिक्रियाएं ली जा रही हैं कि वो कितना भयानक था और वो हॉलोकॉस्ट के बाद यहूदियों का सबसे बड़ा हत्याकांड था, इसलिए उसको स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। और उसमें फिर संख्या की प्रतियोगिता चलती है, और संख्या यह है, सबसे पहले कहा गया कि वह 1400 लोग उसमें मारे गए और ये कितना भयानक था। और फिर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि बच्चों का सर कलम कर दिया गया, और तुरंत उनके ऑफिस ने कहा कि नहीं, राष्ट्रपति ने कोई तस्वीर देखी नहीं। लेकिन जो बाइडेन ने उसके बाद कहा कि हाँ, मुझसे गलती हो गई। लेकिन फिर अभी 15 दिन पहले फिर जो बाइडेन ने कहा कि बच्चों का सर कलम कर दिया गया। तो जो बाइडेन झूठ बोल रहे हैं, जो बाइडेन से गलती हो रही है, या हमें इस तथ्य को नजरअंदाज कर देना चाहिए कि जब ये कहा जाता है कि देयर वाज नो beheading, तो फिर एग्रेसिवली कहा जाता है were there killings or not, so are you going to deny those killings? But that is not the question. You said that the killings were barbaric because there was beheading. So Hamas are not human. Hamas are animals because they do it. और इसलिए उनको एलिमिनेट करने की कोई भी कोशिश जायज कोशिश है। लेकिन there is no beheading। और आज मैं सुबह फ्रांस 24 का इन्वेस्टिगेशन पढ़ रहा था, जिसमें अभी आज या कल ये पता चला है कि कुल जो सिविलियंस मारे गए उनकी इजराइल के मुताबिक उनकी तादाद सिर्फ 600 है, और तकरीबन 400 इजरायली फौजी मारे गए, और बच्चे शायद सिर्फ 20 या 25 मारे गए, और उनमें किसी का सर कलम नहीं किया गया था। ये खुद इजराइल ने अब ये पता किया है। लेकिन इन 2 महीनों तक आपने इस बात को प्रचारित किया, और स्वयं अब यह चीज कितनी उलझन भरी लगती है और अश्लील लगती है कि हम संख्याओं की प्रतियोगिता कर रहे हैं। हम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, 1400 नहीं, 1200, और आपने 1400 कहा तो उसमें 600 सिविलियंस थे। लेकिन अगर 400 फौजी थे तो वो भी इंसान थे, 400 फौजी भी इंसान थे। फिर इस प्रतियोगिता का मतलब क्या है? जो ये प्रतियोगिता हो रही है, कंपटीशन हो रहा है पूरी दुनिया में, जिस पर बहस हो रही है कि आपका 7 अक्टूबर के बारे में क्या ख्याल है, और कोई कहता है कि हाँ, 7 अक्टूबर को जो हुआ उसमें जो सिविलियंस को मारा गया वो ठीक नहीं था, लेकिन 7 अक्टूबर होता ही नहीं अगर 6 अक्टूबर नहीं होता। तो आपको 6 अक्टूबर की बात करनी पड़ेगी, और तब आपसे कहा जाता है कि यू आर डिनाइंग, और आप कॉन्टेक्सचुअलाइज कर रहे हैं, जबकि हर चीज अनक्वालिफाइड तरीके से अपने आप में एग्जिस्ट करती है, और आप उसको अनक्वालिफाइड तरीके से उसको कंडेम करना पड़ेगा। और ऐसा करने में हम में से ज्यादातर लोग अपने आप को असमर्थ पाते हैं कि हम उसको, और इस बात को बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप यू वांट कंडेमनेशन फ्रॉम मी, आई वोंट, मैं कंडेम नहीं करूंगा। और फिर ये बहस चलने लगती है कि आपके अंदर की ये इनह्यूमैनिटी क्या है कि आप कंडेम नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब इजरायली लाइव्स डोंट मैटर, जू लाइव्स डोंट मैटर। और जो बहस होती है वो ये कि दिस वाज एन अटैक, दिस वाज हॉलोकॉस्ट, और फिर बाकी लोग कहते हैं दिस वाज नॉट हॉलोकॉस्ट, क्योंकि इसमें जो मारे गए उनमें बहुत सारे गैर यहूदी भी थे। तो दिस वाज नॉट एन अटैक एम्ड एट ज्यूज, ये इजराइल पर हमला था, और इजराइल के साथ जो भी है उस पर हमला था, और उसके फौजियों पर हमला था। तो इसको आप एंटी सेमिटिक नहीं कह सकते। मैं ख़त्म करना चाहूँगा अपनी बात को एक दूसरे चीज़ का हवाला देते हुए, जो इसी
इसी हिंसा के इर्द गिर्द पैदा हुई। आपको मालूम है कि ये जो हिंसा हुई यानी 7 अक्टूबर के, let's stick to 7th October because they want us to stick with 7th October। तो 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ वो हमला जिसको गाजा अनवलप कहते हैं उस पर हुआ। और ये बहुत दिलचस्प टर्म है गाजा अनवलप, क्योंकि ये गाजा से 2 किलोमीटर दूर या 3 किलोमीटर दूर, जहाँ से गाजा की कैद शुरू होती है, जो खुली कैद है, ये किबुत्स हैं। और किबुत्स के बारे में आप पढ़ेंगे तो एक बहुत ही सपनीली चीज़ है, जिसमें जहाँ लोग मिलजुल के रहते हैं, बच्चे भी मिलजुल के पाले जाते हैं। इससे ज़्यादा सभ्य और कोई तरीका नहीं हो सकता है शांति हासिल करने का। और मैं एक लेख पढ़ रहा था, उस लेख में ये कहा गया था कि किबुत्स और ये किबुत्स बने कैसे हैं। यार ये सारे किबुत्स जो बने हैं, ये बने हैं 1948 में वहाँ रह रहे फिलिस्तीनियों को बेदखल करके, उनका कत्लेआम करके, उन पर कब्जा करके वो किबुत्स बने। और फिर आपने वहाँ एक यूटोपिया क्रिएट करने की कोशिश की है। ये अपने आप में कितना भयानक है कि आपने दूसरों का घर ढा के, उनको बेदखल करके, उनको शरणार्थी बनाकर आपने अपने लिए एक सपनों की दुनिया बसाने की कोशिश की है। तो मैं ये पढ़ रहा था कि जो एक फिलिस्तीनी ने लिखा, इसी तरह के एक किबुत्स में जो अभी जिस पर हिंसा हुई, उस किबुत्स में कुछ समय पहले एक एग्जीबिशन लगाया गया। और वह एग्जीबिशन एक ऐसे घर में था जो बचा रह गया था। यानी 1948 में जो घरों को ढहा गया, उन घरों में से एक घर बचा रह गया था। उस घर में ये एग्जीबिशन लगाया गया। उस एग्जीबिशन में 75 साल पहले वहां क्या था वह प्रदर्शित था। उस एग्जीबिशन को देखने के लिए उस किबुत्स के अगल बगल के किबुत्स के लोग आए, और उनमें अलग अलग उम्र के लोग थे, जैसे 80 साल 85 साल के लोग थे, जो जाहिर है 1948 में जिंदा थे, 90 साल के लोग भी थे। और जिन्होंने लिखा है उन्होंने बताया कि एग्जीबिशन को देखने वाले जो सबसे बुजुर्ग लोग थे वो बहुत खफा हुए उसको देखकर, और उन्होंने कहा कि इस एग्जीबिशन को बनाने वाले को सेडिशन में गिरफ्तार करना चाहिए, उस पर मुकदमा चलाना चाहिए, क्योंकि वो उनको याद दिला रहा था कि उन्होंने क्या किया है। They knew what they had done and it was before them। लेकिन उसके बाद की जो इजरायलियों की पीढ़ी थी, उसने एक वो एग्जीबिशन देखा तो वो बिल्कुल ही सदमे में आ गई, क्योंकि उसको पता नहीं था कि यहाँ कुछ था। उसमें एरियल व्यूज हैं, सामने के व्यूज हैं, जो उस वक्त चल रहा था, जिंदगी की तस्वीरें हैं, क्योंकि उनको यह कहा गया था कि यह लोगों के बिना एक जमीन थी, लैंड विदाउट पीपल, और आप वहां आए थे और उनको वहां पीपल भी दिखलाई पड़ रहे थे जो लैंड के साथ थे। तो एक इजरायली औरत ने जो किबुत्स में रहती थी और जो लगातार अपने ब्लॉग में शिकायत करती थी कि देखिए हम इतने अमन पसंद लोग हैं और इतने सिविलाइज्ड हैं, मैं खुद से खेती करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, टमाटर उगाती हूँ और ये उगाती हूँ, और गाजा की तरफ से आग वाली पतंगे आती रहती हैं और वो हमारे खेतों को जला देती हैं। तो ये रोज अपनी मेहनत को जलते हुए देखना कितना कितना दुख पहुंचाता है। तो ये जो राइटर थे, इन्होंने उनसे कहा कि आपको ये पता है कि जो आपके खेत हैं वो दरअसल मेरे खेत थे, मेरे अब्बा के, मेरे पिता के। और उन्होंने कहा कि आपके पास इसका सबूत क्या है? और उसने लिखा कि आई रिफ्यूज टू गिव हर एविडेंस बिकॉज शी वॉज एन इंट्रूडर, शी कैप्चर्ड माई लैंड्स एंड शी वॉज डिमांडिंग एविडेंस। और बताया कि मैं उसे क्या बतलाता है कि मेरी कितनी पुश्तें यहाँ दफन हैं, मेरे कितने पहले के लोग, और आप जो एक सपना यहाँ बसाना चाहती हैं। और उसके भाई जो मैकगिल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी लौट के ब्लॉग लिखा कि गाजा के लोग दरअसल समझ नहीं पाते हैं, हम उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनकी समझ में ये बात नहीं आती है, ये सिविलिटी और ये फ्रेंडशिप और ये पीस। लेकिन एक
दूसरे इजरायली ने ही लिखा कि आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि 2 किलोमीटर दूर जेल से लोग उस जगह को देख रहे हैं जो जगह उनकी थी और जहां उन्हें कायदे से खेती करनी चाहिए थी, या जहां कायदे से उनके बच्चों को खेलना चाहिए था, या उनके संगीत समारोह होने चाहिए थे, वहां आप नोवा म्यूजिक फेस्टिवल कर रहे थे। तो आप सिर्फ उन आंखों की कल्पना कीजिए जो आंखें आपको देख रही हैं, खुशी मनाते हुए, जश्न मनाते हुए, खुद उनकी जगह पर जिनको आपने लूट लिया है। और आप ये उम्मीद करते हैं कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए दरअसल, और उनको समझना चाहिए और उनको सिविलिटी अपने भीतर लानी चाहिए। तो इसलिए यह एक उलझन हमेशा रहती है जब हम कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। जैसे इस वक्त ये कहा जा रहा है, Why are you talking about Gaza? There are at least 10 major conflicts taking place in the world. 10 major. मुसलमानों पर लानत भेजी जा रही है कि तुम गाजा की बात कर रहे हो, तुम देखो ईरान में जो ऑपरेशन हो रहा है, तुम देखो इराक में क्या हो रहा है, तुम देखो सीरिया में क्या हो रहा है। सो यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट मुस्लिम्स, यू आर एंटीसेमाइट्स, अगर तुम गाजा की बात कर रहे हो। तो जब हम कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो हम अगर उस कन्फ्लिक्ट को ढेर सारे कन्फ्लिक्ट्स में डाल दें और जो सबसे सिग्निफिकेंट फैक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट है उसकी हम बात ना करें, तो वो हमारे बारे में क्या उससे पता चलता है ना? कि हम वायलेंस की बात करें तो हम एक ही साथ डोमेस्टिक वायलेंस, जेंडर वायलेंस, ट्रांसजेंडर, हम सब की बात करने लगे और हम ये कहें कि नहीं, हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वह दरअसल दलितों के साथ बहुत वक्त से होता आया है, इसलिए हमें उसकी भी बात करनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि वी आर नॉट ऑनेस्ट अबाउट व्हाट वी आर सेइंग, या हम ईमानदारी से बात नहीं करना चाहते। मैं इतना ही कहना चाह रहा था, और अगर वक्त होगा तो हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजर पेड़ के पास आके खड़ी हो गई है और वो तो फिर भी बहुत सभ्य हैं। मैं सर के ऊपर का जाके खड़ा हो जाता हूँ अगर मैं ये काम करता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। You know, as someone who's emceeing here, it's the biggest dilemma कि ये सब सुनने के बाद one craves for a space for interaction and engagement. We're short of time, but I understand the need to just absorb this, think about this. अगर कोई 2 quick comments या 2 quick questions देना चाहे तो हम ले सकते हैं, but otherwise if Professor Jha and Professor Chanagar are okay, can we continue the conversations through the day? लोग आपसे मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, because I'm sure it takes a little while also to just sink this in and think through this. So the floor is open for 2 quick comments or questions. Otherwise आगे बढ़ने की इजाजत है। हाँ। ठीक है, थैंक यू। तो बस मैं ये चाहूँगी कि हम लोग बात करते रहें आज, जैसा कि इन्होंने कहा।